हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के कंप्लीशन से संबंधित है। दोस्तों हम लोगों ने यूपी पीसीएस के लिए आई दृष्टि की सीरीज चला के रखी है दोस्तों, और जिसमें दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 6 वीडियोस कवर किए हैं दोस्तों। और 6 वीडियो में हम लोग दोस्तों आज का जो वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन को देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, 15 दिनों की स्ट्रेटजी दोस्तों दे दी है मैंने। आखिरी 15 दिनों में क्या करें, पढ़ाई करें कि ना करें, क्या करें, सब छोड़ दें कि सब पढ़ लें, कि किन किन सेगमेंट पे फोकस करें, क्या चीजें करनी चाहिए, पीवाईक्यूज लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये सब प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और सब हौच पौच हो रहा होगा, लग रहा है कि सब भूल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये अटेम्प्ट छोड़ दिया जाए। तो बिल्कुल परेशान मत हुई दोस्तों, ये वीडियो देख लीजिए। 15 डेज की स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने दिया है और ये आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। घटना चक्र का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है मैंने। 2021 से लेकर 2012 तक के पूरे पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 100+ क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देगा, मैं गारंटी देता हूँ इतना दोस्तों, अगर आप लोग कर लेंगे। और करंट अफेयर के लिए घटना सर मैंने पहले ही कंप्लीट करा दी है दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आई दृष्टि कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ये दोनों से दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन लगभग आराम से मिल जाएंगे। और ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन इधर हो गए, 40 में से अगर आप 30 भी सही करते हैं तो ये मान के चलिए 125 से 130 क्वेश्चन आपके कहीं गए नहीं दोस्तों, और इस बार आपका प्रारंभिक परीक्षा निकलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज दोस्तों देख लेते हैं। चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, कि मंत्री स्तरीय संवाद जो हुआ है वो किसके किसके बीच में, तो भारत अमेरिका के बीच में। ठीक है, 2+2 का मीनिंग क्या है? 2+2 का मीनिंग है दोस्तों 2 मंत्रियों भारत की तरफ से और 2 मंत्री अमेरिका की तरफ से। ठीक है, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, और अमेरिका का क्या किसने? विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। दोस्तों ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार यूपी पीसीएस ने एंटनी ब्लिंकन के नाम से 2+2 संवाद पे क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए, संवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया। मतलब निसार उपग्रह पे भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, भारत और अमेरिका मिलकर कौन सा उपग्रह विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो निसार उपग्रह। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका प्रक्षेपण वर्ष 2023 में किया जाएगा, ये इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु तो आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स में एसोसिएट भागीदार जो है भारत द्वारा बनने की इच्छा व्यक्त की गई है और इसका स्वागत अमेरिका द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सम्मेलन कौन सा है 5वां, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो ये बिम्स्टेक हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है दोस्तों, पहले यही नाम था बेसिकली, बाद में क्या है जब और कंट्री जुड़ने लगे दोस्तों तो नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 5वां शिखर सम्मेलन था, इसकी मेजबानी आभासी रूप से किसके द्वारा की गई, श्रीलंका द्वारा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन मेजबानी करता है ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2022 का बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मल्टी पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मल्टी स्टेटमेंट मल्टी पॉइंट क्वेश्चन यूपी पीसीएस की विशेषता होगी है। तो 2022 क्या है 25वां वर्ष है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट उस तरीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसका विषय क्या है, एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग। ठीक है, टुवर्ड्स द रेजिलिएंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। क्लियर हो गई बात दोस्तों, मैंने देखिए सब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार लगा दिया है। शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन है मैंने पहले ही आपको बता दिया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल दोस्तों बाद में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। अब दोस्तों देखिए क्वाड
नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन जो ऑफलाइन मतलब व्यक्तिगत उपस्थिति में आयोजित किया गया वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वाड शिखर सम्मेलन था जो फिजिकल व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। क्लियर होगी बात दोस्तों? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें दोस्तों दोनों नेताओं के मध्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह यूएई का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और साथ ही मीना का फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। एक और बात है, 88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया जाने वाला यह ऐतिहासिक समझौता है दोस्तों। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। भारत यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन से भारत द्वारा यूएई को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा। इसके बाद दोस्तों 80% व्यापार लाइनें शुल्क मुक्त होंगी। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद दोस्तों प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत की मेजबानी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेजबानी मैंने आपको बताया, होस्ट कौन कर रहा है। दूसरा, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, जिसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद अगला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वर्ष 2024 में आयोजित होगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, अगला कहाँ पे है, कौन मेजबानी किया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ आयोजित? मेजबान नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, भारत में किया गया आयोजन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया था 2019 में। ठीक है, अब 21वें का भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता का भी आयोजन किया गया। अब समझ लीजिए 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता रूस भी करेगा भारत के साथ। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किन किन देशों द्वारा 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता भारत से की जा रही है। ठीक है, तो टोटल 4 देश हैं, नाम बताइए। भारत रूस के अतिरिक्त अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता का आयोजन करता। देखिए आंसर मिल गया आपको, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2022 इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता कर रहा है? 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? कहाँ पे किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 कहाँ पे आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों। ग्लासगो इंग्लैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड, बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्कॉटलैंड यूके में ग्लासगो शहर में संपन्न हुआ। ठीक है, इसका साझा भागीदार कौन था? इटली भी था दोस्तों। ठीक है, अब भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा COP26 के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री ने COP26 में पंचामृत का मंत्र दिया। पंचामृत के तहत क्या क्या चीजें हैं देखिए। पहला, वर्ष 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों भारत क्या करेगा? वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेगा। इसके बाद दोस्तों 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर देगा। इसके बाद दोस्तों भारत वर्तमान से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। इसके बाद वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य घोषित करा है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपके पंचामृत के लक्ष्य हैं। अब दोस्तों देखिए COP26 के दौरान यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका, मॉरिशस द्वारा संयुक्त रूप से IRIS को लॉन्च किया गया। IRIS है क्या दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट, मतलब जो द्वीपीय देश हैं दोस्तों उनके रक्षा के लिए ये पहल लागू की गई दोस्तों। ठीक है, अब ये छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के हेतु एक समर्पित पहल है। ये CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सदस्य देशों एवं संगठनों के सहयोग से IRIS को स्थापित किया जा रहा है। CDRI की स्थापना भारत ने ही पहल की थी। ठीक है दोस्तों, 2019 में। इसके बाद दोस्तों इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति
द्वीपीय देशों की अवसंरचना को लचीला बनाना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों COP26, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। COP26 के दौरान दोस्तों भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से GGI ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ठीक है, पहल को भी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक विद्युत ग्रिडों के मध्य अंतर संबंधता में सुधार कर हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाना, क्यों? क्योंकि ग्रीन ग्रिड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों COP26 के दौरान एक और पहल लॉन्च की गई। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जनों में कटौती करना है, ठीक है। इसमें 2020 के स्तरों की तुलना में 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जनों में न्यूनतम 30% की कटौती का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत, चीन और रूस इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों एडेप्शन रिसर्च अलायंस भी COP26 में लॉन्च किया गया। ये ऐसा समूह है जो जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक प्रभावों से सुबोध समुदायों की रक्षा हेतु समर्पित है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों, देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन दोस्तों इटली, रोम में आयोजित किया गया, मेजबान था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका क्या था? शिखर सम्मेलन लोग, ग्रह और समृद्धि विषय पर केंद्रित रहा। पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यह 8वां अवसर था जब प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ध्यातव्य है कि 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा और 2023 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की मेजबानी में संपन्न होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों देखिए चौथा ISA सभा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आयोजन जो है किया गया, कहाँ पर किया गया? वर्चुअल माध्यम से किया गया। अब दोस्तों इसका मैं देखिए पहले इतिहास देख लेते हैं। ये भारत ने ही शुरू किया था, भारत और फ्रांस इसके अध्यक्ष हैं। पहली बार 2 से 5 अक्टूबर 18 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। दूसरी बार दोस्तों 2019 में नई दिल्ली में। तीसरी बार दोस्तों वर्चुअल माध्यम में कोविड-19 के दौरान, ठीक है। अब दोस्तों देखिए चौथा जो है इस बार का कब किया गया दोस्तों? इस बार का आपको मैंने बता दिया कहाँ पे हुआ है आयोजित, देख लीजिए, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से। क्लियर हो गई बात। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट आउट किया हुआ है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन का चार्ट। 2021 में रोम में हुआ, 2022 में बाली इंडोनेशिया में होगा, 2023 में भारत में होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक बार पूछा जा सकता है। ISA सभा में सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए एक ठोस कार्यवाही को मंजूरी दी गई। इस हेतु ISA के ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपीज के साथ साझेदारी की ISA ने घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दोस्तों, ये पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया, ये इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों SCO सम्मेलन, SCO सम्मेलन में देख लेते हैं दोस्तों। हाँ एक बात और दोस्तों, ISA का प्रौद्योगिकी जनरल जो है वो सोलर कंपास है 360, इसको भी लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्टी स्टेटमेंट में, ठीक है। 21वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तजाकिस्तान, दुशांबे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाइब्रिड रूप में, मतलब फिजिकल रूप में भी, व्यक्तिगत रूप से भी और वर्चुअल दोनों माध्यम से। मोदी जी ने इसका क्या किया गया? इस संबोधित किया था वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसको। क्लियर हो गई बात दोस्तों, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ अब दोस्तों देख लेते हैं इसके सदस्य कितने हैं। 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब इसका प्रयास क्या हो रहा है दोस्तों? 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान और मंगोलिया। 6 वार्ता भागीदार हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल और तुर्की, श्रीलंका, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है बस इतना, पूर्णकालिक सदस्य कौन से हैं, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन SCO की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन जो 13वां है। कहाँ है, कौन मेजबान था दोस्तों? भारत, ठीक है। 13वां शिखर सम्मेलन था, अध्यक्षता किसने की? मोदी जी ने की, ठीक है। 2012 और 16 के बाद तीसरा अवसर था जब शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। इसके बाद यह दूसरा अवसर था जब मोदी जी ने स्वयं अध्यक्षता की। इससे पूर्व दोस्तों 2016 में गोवा में आयोजित किया गया था जब मोदी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद दोस्तों इसका विषय देख लेते हैं, केंद्रीय विषय क्या था? ब्रिक्स एट 15, मतलब ब्रिक्स के 15 साल हो गए। ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये एग्जाम में इस बार आएगा दोस्तों, 100% मान के चलिए। वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ भी है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय के रूप में भी दर्शाया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाँ बाकी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों देखिए छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया? रूस के शहर व्लादिवोस्तोक,
फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड के छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन में इसका आयोजन किया गया रूस में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों कि रूस का जो पूर्वी हिस्सा है साइबेरिया वाला, उसको विकास करना। इसका देखिए प्रमुख बिंदु क्या रहा वार्ता का, नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है क्या वही रहता है। ठीक है, सुदूर पूर्व, नई चुनौतियां नई अवसर, बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी, पूर्वी आर्थिक मंच एवं युवा। ठीक है, केंद्रीय विषय क्या था, परिवर्तन के तहत दुनिया के सुदूर पूर्व के लिए अवसर। बस इतना दोस्तों देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 47वां था। ठीक है, कार्नवाल यूके में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की गई कॉर्नवाल यूके में, और किसने अध्यक्षता की, यूके ने। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था दोस्तों, बिल्ड बैक बेटर। बस ये आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आएगा इस बार। इसके बाद दोस्तों इसमें यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया। ये मल्टी स्टेटमेंट वाले में इस बार यूपीपीसीएस में पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह अमेरिका और यूके द्वारा जो पहले प्रदान की गई थी उसके अतिरिक्त है। इसके बाद दोस्तों इसमें प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि वैश्विक कर सुधारों पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता सहमति लाई जाए। इसके तहत क्या किया गया, न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर के सिद्धांत पर G7 देश सहमत हुए, और राष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी। इस शिखर सम्मेलन में G7 समूह के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया है। इसके बाद दोस्तों इसके माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले 2019 में बियारेट्स फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। बस इतना देखना है दोस्तों कि कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना। बस फिलीपींस में कौन बना, देखिए फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुए, कौन बना दोस्तों, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है दोस्तों, ये चुने गए फिर से। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। तहरीक इंसाफ के पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद। इसके बाद बना कौन, मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। ये आ सकता है दोस्तों। कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो दोस्तों इसमें कौन बना, रोड्रिगो चाव्स। तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता, सरदार बर्दी मुहामेदेव। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव हुए। ठीक है, कैटलिन नोवाक देश की नई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में यून सुक योल जो है वो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई। क्लियर हो गई बात दोस्तों। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये आ सकता है दोस्तों, पहली महिला प्रधानमंत्री है ना दोस्तों इसलिए। ठीक है, मैग्डेलेना एंडरसन। बस नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शियोमारा कास्त्रो। जापान के आम चुनाव हुए, प्रधानमंत्री कौन बने, फुमियो किशिदा। ये आ सकता है दोस्तों, भारत जापान की क्वाड में भी भागीदारी है। बारबाडोस में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ, सैंड्रा मेसन देश की पहला राष्ट्रपति चुनी गई। ठीक है दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि अभी बारबाडोस जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया कि में गणतंत्र को लागू किया गया है, गणतंत्र लागू हो गया। अब वहां पे इंग्लैंड का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों कनाडा में चुनाव हुए, उसमें दोस्तों लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो जो है लगातार कनाडा के 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मोरक्को में संसदीय चुनाव हुआ, उसमें दोस्तों मोरक्को के शाह मोहम्मद VI ने अजीज अखन्नौज को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान का धार्मिक कट्टरपंथी शासन हुआ, और वहां के नेता कौन है, तालिबान सरकार के प्रमुख मोहम्मद हसन आखुंद चुने गए हैं। बस इतना दोस्तों ध्यान रख लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए हाँ, एक चीज और दोस्तों जो पूछा गया है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अगस्त 21 में खत्म हुई, और मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू, ध्यान रखिएगा, ने आखिरी में सबसे पहले वहां से विदाई ली। मतलब वहां से सबसे आखिरी में गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 67वें बीपीएससी में, देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है। क्रिस डोनियो जो है सबसे आखिरी में अफगानिस्तान से लौटे हैं। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए अमेरिका ब्रिटेन को
इंपॉर्टेंट नहीं है। जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए, यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के हॉकैडे हिचिलेमा राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अब ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ दोस्तों, अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर आज से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इथोपिया का आम चुनाव हुआ दोस्तों, अबी अहमद प्रॉस्पेरस पार्टी के इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं देख लेते हैं। अब आपदाएं देख लेते हैं दोस्तों, आपदाएं में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों रिपीटिशन है, ठीक है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं में देखिए चक्रवात असानी दोस्तों कहाँ पे आया, देखिए पूछा क्या करता है कहाँ पे आया है दोस्तों और किस देश का है, ठीक है। बस बंगाल की, और किसने नाम दिया, बंगाल की खाड़ी भारत से टकराया चक्रवात असानी, ठीक है। नाम किसने दिया, श्रीलंका द्वारा सुझाया गया, ठीक है। इसके पूर्व दिसंबर में एक आया था जवाद चक्रवात, इसका नाम सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया था। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। भारत वाला तो आपको भूलना ही नहीं है, नहीं तो एक क्राइम हो गया एक तरीके से समझ लीजिए। अब ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में फटा, ठीक है, विस्फोट हुआ। चक्रवात इमनाती ये मेडगास्कर के तट से टकराया, ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात। अब इमनाती नाम किसने दिया दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। हाँ ये याद रखिए, इमनाती मेडगास्कर से टकराया है बस, मॉरिशस और फ्रांस रीयूनियन होते हुए। इसके बाद दोस्तों टोगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, ज्यादा नहीं। टोगा रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन कि रिंग ऑफ फायर क्या है। विश्व के कुल ज्वालामुखी विस्फोट में से 75% और वैश्विक भूकंप के 90% के लिए रिंग ऑफ फायर उत्तरदायी है। प्रशांत महासागर में क्या है, द्वीप समूह है बेसिकली ये, ठीक है। पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया, वहां पे क्या हुआ था, कच्चे 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हो गया था। 90 दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। अब माउंट सेमेरू में ज्वालामुखी विस्फोट, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे है, जावा इंडोनेशिया में, ठीक है दोस्तों। ये जावा का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है। टाइफून देखिए आ गया ना, चक्रवात तो आपको दोस्तों भूलना ही नहीं है, फिलीपींस के तट पर टकराया है, ठीक है दोस्तों। फिलीपींस में इसे सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया। फिलीपींस में राय को क्या कहा गया, सुपर टाइफून ओंडेट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम दोस्तों टोक्यो टाइफून, हाँ क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र टोक्यो द्वारा टाइफून का नाम रखने के लिए उत्तरदायी है। इसका नाम दोस्तों माइक्रोनेशिया द्वारा सुझाया गया था, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया ने इसका नाम सुझाया, क्या नाम सुझाया दोस्तों, राय। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे है, क्यूशु जापान में। अब फुकुटोकू ओकानोवा ज्वालामुखी जापान में है, ये भी फटा, ठीक है दोस्तों। हाँ अब माउंट मेरापी दोस्तों जावा इंडोनेशिया, क्लियर हो गई बात दोस्तों, उसमें विस्फोट हुआ है। ये माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब अलास्का में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। चक्रवात गुलाब दोस्तों, देखिए चक्रवात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया है, ठीक है दोस्तों। गुलाब का नाम दोस्तों किसने दिया, पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय है। इसके बाद दोस्तों देखिए सितंबर 2021, ठीक है, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप जो है बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब एनडीएमए ने क्या किया, IIT रुड़की के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया है। प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा, ठीक है, और वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन हो सके, ठीक है। तुर्की में C0 का प्रकोप है दोस्तों। अब C0 बेसिकली कहाँ पे आया है, काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर में C0 का प्रकोप देखा गया। C0 है क्या, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आ सकता है। C0 दोस्तों देखिए समुद्री लाशा, प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। वास्तव में यह समुद्री श्लेष्म की एक मोटी झाग युक्त परत है जो जल में उपस्थित शैवाल से निर्मित होती है, एल्गी से, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका वीडियो। अब अंतर्राष्ट्रीय देखिए परिदृश्य हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।